कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि भाई कोई छात्र सालों तक राज्य की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी करे, मतलब तमाम रातें जागकर वो इतिहास और विज्ञान के नोट्स रटे, परीक्षा हॉल में बैठे और फिर उसके सामने अचानक से एक ऐसा सवाल आ जाए जिसमें पूछा गया हो कि मुक्तिचार के क्या कारण है। मतलब मुक्तिचार, हाँ, मुक्तिचार एक ऐसा शब्द जिसका मानव इतिहास की किसी भी डिक्शनरी में कोई वजूद ही नहीं है। बिल्कुल। और मजेदार बात तो ये है कि ये कोई छोटे मोटे स्कूल का टेस्ट नहीं है। ये उन अधिकारियों को चुनने की प्रक्रिया है जो पूरे राज्य के प्रशासन की नींव रखने वाले हैं। सही बात है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय की तह तक जाने वाले हैं ना, वो बाहर से देखने में शायद एक साधारण सी भूल लग सकती है, लेकिन जब हम गहराई में जाएंगे तो ये एक भयानक प्रशासनिक मजाक नजर आती है। हमारे पास जो स्रोत हैं, एक बेहद विस्तृत इन्वेस्टिगेटिव प्रेजेंटेशन जिसे हम पीपीटी कहेंगे इस चर्चा में, और एक प्रतिष्ठित अखबार की कटिंग। जी, ये दोनों दस्तावेज जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक वन संरक्षक या कहें एसीएफ की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र की धज्जियां उड़ाते हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर हम एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की तरह ये समझेंगे कि कैसे एक सिंगल प्रश्न पत्र में 100 से अधिक वर्तनी, व्याकरण और तथ्यात्मक अशुद्धियां आ गईं। 100 से अधिक, वो भी एक राज्य स्तरीय परीक्षा में? बिल्कुल। और यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ उन ठोस दस्तावेजों और सबूतों पर है जो सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी को उजागर कर रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। इस विश्लेषण की शुरुआत हमें इस परीक्षा के असली दांव यानी जो स्टेक्स हैं उनको समझकर करनी चाहिए। देखिए, एसीएफ या सहायक वन संरक्षक का पद कोई ऐसा पद नहीं है जहां बैठकर आपको सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर करने हैं। हाँ, वो डेस्क जॉब नहीं है। एकदम सही। ये वो अधिकारी हैं जो राज्य के वनों, वन्य जीवों और करोड़ों के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन का नेतृत्व करते हैं। और इन 78 महत्वपूर्ण पदों के लिए 4 से 12 अप्रैल 2026 तक मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनकर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मतलब तकनीकी विषयों का अंग्रेजी से शुद्ध हिंदी में अनुवाद करना हमेशा से एक सिरदर्द रहा है ना? क्या ये संभव नहीं है कि ये महज एक थके हुए क्लर्क या टाइपिस्ट की मानवीय भूल हो? आखिर इंसान से ही गलती होती है, 100 गलतियां भी तो इंसान ही कर सकता है। देखिए, पहली नज़र में कोई भी शायद यही सोचेगा कि एक साधारण टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन परीक्षा प्रणाली की जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, अगर हम इसे समझें तो ये तर्क पूरी तरह से ढह जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार करने की एक बहुस्तरीय, बेहद कड़े पहरे वाली प्रणाली होती है, जिसे हम क्वालिटी कंट्रोल या चेक एंड बैलेंस कहते हैं। बिल्कुल वही। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है। सबसे पहले एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट यानी विषय विशेषज्ञ अंग्रेजी या हिंदी में सवाल तैयार करता है। इसके बाद वो पेपर अनुवादक के पास जाता है। अनुवाद होने के बाद एक मॉडरेटर उसे पढ़ता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सवाल का कठिनाई स्तर और जो उसका अर्थ है वो सही है या नहीं। मतलब कई लोगों की नजरों से गुजरता है पेपर। जी। और अंत में छपने से पहले बाकायदा प्रूफ रीडिंग होती है। अब अगर छपे हुए पेपर में जो 6 अप्रैल को जनरल स्टडीज प्रथम और द्वितीय पत्र के रूप में सामने आया, उसमें 100 से ज्यादा ब्लंडर्स हैं, तो इसका तकनीकी मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरा का पूरा सिस्टम सो रहा था। बिल्कुल। इसका मतलब है कि इस पूरी श्रृंखला के हर एक इंसान ने अपना काम नहीं किया। ये एक सिस्टम फेलियर है, किसी एक व्यक्ति की थकान का नतीजा बिल्कुल नहीं। और आपने जो जीपीएस वाली बात सोची होगी, वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ, जैसे आप किसी पुराने और सस्ते जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हो जो आपको खाई में गिरा दे और गाड़ी में बैठे 4 लोग आंख बंद किए हुए हो। एकदम सटीक एनालॉजी है, क्योंकि इस मामले में जो अनुवाद का टूल इस्तेमाल हुआ है वो कोई बेहद ही आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या सस्ता मशीन लर्निंग टूल मालूम पड़ता है। यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में दी गई पीपीटी में एक पूरा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स दिया गया है। जब मैंने इसे पढ़ा ना, तो मैं सच में हैरान रह गई कि अशुद्धियां केवल ग्रामर की नहीं है, जी, अर्थ ही बदल गया है। हाँ। सवालों का मूल अर्थ ही पूरी तरह से गायब है। जैसे अंग्रेजी का एक बहुत ही सीधा सा वाक्यांश है, कॉजेज ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार के कारण। इसे हिंदी में क्या अनुवाद किया गया? मुक्तिचार के कारणों। मतलब कोई भी छात्र मुक्तिचार जैसे किसी मनगढ़ंत शब्द पर उत्तर कैसे लिख सकता है? ऐसा लग रहा है
बिना इंसानी दिमाग लगाए मशीन ने शब्दों का कत्ल कर दिया है। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो है शब्दकोश और संदर्भ के बीच की लड़ाई। मशीन ट्रांसलेशन काम कैसे करता है? आधुनिक एआई वाक्यों के संदर्भ को समझता है, लेकिन जो पुराने या सस्ते सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वे वर्ड फॉर वर्ड यानी एक एक शब्द को डिक्शनरी से उठाकर बस चिपका देते हैं। लेकिन भाई मुक्तिचार तो डिक्शनरी में भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सॉफ्टवेयर ने करप्शन शब्द को किसी अजीबोगरीब एल्गोरिदम से तोड़ा और कुछ ऐसा बना दिया जो मुक्ति और आचार का कोई विकृत रूप हो। बिल्कुल, और यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इसमें किसी इंसान का दिमाग लगा ही नहीं है। कई बार सरकारी परीक्षा एजेंसियां गोपनीयता बनाए रखने के लिए कंप्यूटर को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देती हैं। ऐसे में वे क्लाउड बेस्ड आधुनिक एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती। ओह, तो वो ऑफलाइन काम करते हैं। हाँ, और सिस्टम में पड़े सालों पुराने घटिया ऑफलाइन डिक्शनरी सॉफ्टवेयर से पूरे के पूरे पेपर का अनुवाद निकाल लेती हैं। तो गोपनीयता के नाम पर क्वालिटी की पूरी तरह से बलि चढ़ा दी गई। एक और उदाहरण देखिए पीपीटी से, इम्पैक्ट्स ऑन सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। इसका सीधा सा मतलब है आर्थिक सामाजिक प्रभाव, लेकिन पेपर में इसे बना दिया गया आर्थिक प्रमाण। इम्पैक्ट बन गया प्रमाण। ये सुन के ऐसा लगता है कि जो मशीन ये सब कर रही थी वो बीच बीच में हैंग हो रही थी और रैंडम शब्द उगल रही थी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब अनुवाद में संदर्भ खो जाता है ना, तो सवाल की पूरी आत्मा ही मर जाती है। अगर आप प्रभाव की जगह प्रमाण पूछेंगे तो छात्र का पूरा उत्तर ही बदल जाएगा। जाहिर सी बात है। वो प्रभाव लिखने के बजाय सबूत देने लगेगा और जो परीक्षक है वो उसे 0 अंक दे देगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब हम पीपीटी और अखबार की कटिंग को मिलाकर देखते हैं तो पता चलता है कि इस सस्ते सॉफ्टवेयर ने केवल सामान्य ज्ञान का मजाक नहीं बनाया है, बल्कि इसने झारखंड के इतिहास और विज्ञान की भी खुलेआम हत्या की है। इतिहास को लेकर किस तरह की अशुद्धियों का जिक्र है रिपोर्ट में? ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। देखिए, हम झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड का इतिहास और उसका वजूद संथाल विद्रोह के बिना तो अधूरा है। अंग्रेजी में लिखा गया संथाल रिबेलियन। अब एक सामान्य इंसान भी जानता है कि रिबेलियन का अर्थ विद्रोह होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन प्रश्न पत्र में इसे संथाल विग्रह लिख दिया गया। विग्रह, जिसका मतलब मूर्ति भी होता है और अलगाव या कलह भी होता है। ये महज एक गलत अनुवाद नहीं है, ये इतिहास के एक बेहद अहम हिस्से की संवेदनशीलता को पूरी तरह से नजरअंदाज करना है। एकदम सही। और सिद्धू कान्हू जो इस राज्य के नायक हैं, अखबार की रिपोर्ट के अनुसार उनके नाम तक को गलत तरीके से सिद्धू खानू या सिद्धू खानू के रूप में छाप दिया गया। कहीं कहीं तो प्रमुख आदिवासी त्योहार को पुस्तक आदिवासी त्योंदार लिख दिया गया है और 2000 ईस्वी के गठन के मुख्य कारण को उखैये कारणों लिख दिया गया। देखिए, इतिहास किसी भी समाज की पहचान होता है। जब आप विद्रोह को विग्रह लिखते हैं ना, तो आप उस संघर्ष की गंभीरता को खत्म कर देते हैं। एक अधिकारी बनने वाले छात्र से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने राज्य की मिट्टी और उसके नायकों का सम्मान करें। बिल्कुल। लेकिन जब राज्य का सर्वोच्च आयोग ही अपने प्रश्न पत्र में ऐसी घोर असंवेदनशीलता दिखाता है, तो ये सीधा संदेश जाता है कि पेपर सेट करने वालों को उस संस्कृति से कोई जुड़ाव ही नहीं है। ये ऑटोमेशन का वो अंधापन है जो ये नहीं देख पाता कि कौन से शब्द किसी समाज की भावनाओं से जुड़े हैं। और ये अंधापन विज्ञान के पेपर में तो और भी खतरनाक रूप ले लेता है। विज्ञान तो वैसे भी पूरी तरह से सटीकता का विषय है। वहां अगर आप एक मात्रा भी बदल दें तो पूरा समीकरण ही बदल जाता है। जी, साइंस में तो फैक्ट्स बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान के पेपर में नेचर यानी प्रकृति, उसको जन की प्रकाशी लिख दिया गया। जन की प्रकाशी, मैं इसका कोई अर्थ निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ये शायद किसी दूसरे शब्द की कोडिंग का इस शब्द पर ओवरलैप हो जाना है। ये सॉफ्टवेयर के डेटाबेस के पूरी तरह से करप्ट होने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। और सुनिए, वैक्यूम यानी निर्वात, जहां हवा नहीं होती, उसका अनुवाद कर दिया गया निर्माण में गति, मतलब स्पीड इन कंस्ट्रक्शन। मैंने ये समझने की बहुत कोशिश की कि भाई मशीन ने ये कैसे किया होगा। क्या उसने वैक्यूम को वैक्यूम क्लीनर समझा और वहां से वो कंस्ट्रक्शन में पहुंच गया? यही तो मशीन ट्रांसलेशन का सबसे खतरनाक पहलू है। वो जब गलती करता है ना, तो ऐसी गलती करता है जिसका इंसानी लॉजिक से कोई लेना देना ही नहीं होता। वैक्यूम को निर्माण में गति बनाना किसी भी इंसानी अनुवादक के बस की बात नहीं है। हाँ, कोई इंसान इतना गलत कैसे सोच सकता है? वही तो। ये साबित करता है कि इसके पीछे केवल एक एल्गोरिदम था जो बुरी तरह से क्रैश कर चुका था। इस लिस्ट में और भी बहुत कुछ है। इवैपोरेटर को बाष्पीकारक लिखा गया है, जबकि वो वाष्पीकारक होता है।
एक प्रश्न में सिद्धांत समझाइए लिखना था, लेकिन उसमें भी वर्तनी की ऐसी अशुद्धि की गई जिसे पूरे पेपर में बार बार दोहराया गया। ऐसा लगता है कि कॉपी पेस्ट कमांड का बहुत ही लापरवाही से इस्तेमाल हुआ है। और राज व्यवस्था के प्रश्न में सर्वोच्च न्यायालय तक लिखा गया है। ये सिर्फ भाषा का कत्ल नहीं है, ये पूरी अकादमिक व्यवस्था का दिवालियापन है। कोई इंसान जो थोड़ी सी भी हिंदी जानता हो ना, वो एक नज़र में इन गलतियों को पकड़ लेगा। इसका मतलब साफ है कि स्क्रीन पर जो जनरेट हो रहा था उसे प्रिंटर पर भेजने से पहले किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा। इन शब्दों को सुनकर एक पल के लिए हंसी तो आती है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की गंभीरता को समझें तो ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करता है। डरावनी तस्वीर से आपका मतलब उस मानवीय पहलू से है ना, उस छात्र के नजरिए से जो उस समय परीक्षा हॉल में बैठा है। बिल्कुल, हम यहाँ आराम से स्टूडियो में बैठकर इन अशुद्धियों का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जरा उस मनोविज्ञान को समझिए जो एक परीक्षा हॉल में काम कर रहा होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हम सब कल्पना कर सकते हैं, एक अभ्यर्थी उस हॉल में बैठा है, उसके पास अपनी जिंदगी का सबसे अहम पेपर हल करने के लिए महज 3 घंटे का सीमित समय है। और हम सब जानते हैं कि उस समय शरीर में एड्रेनालिन का स्तर चरम पर होता है। घड़ी की टिक टिक एक अलग ही मानसिक दबाव बना रही होती है। जी। ऐसे में छात्र के सामने एक प्रश्न आता है, मुक्तिचार के कारणों पर चर्चा करें, जो किसी दूसरी दुनिया की भाषा में लिखा है। अब सोचिए उस छात्र के दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये तो सीधा सीधा मानसिक प्रताड़ना का मामला है। बिल्कुल, उस समय छात्र का दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में होता है। वो तुरंत अपने पढ़े हुए सारे सिलेबस को खंगालने लगता है। वो ये नहीं सोचता कि भाई ये टाइपिंग मिस्टेक है, वो ये सोचता है कि उसने कोई बहुत ही जरूरी टॉपिक छोड़ दिया है। उसका कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी बोझ अचानक से बहुत बढ़ जाता है। एकदम सही। वो 15-20 मिनट सिर्फ उस निरर्थक शब्द को डिकोड करने में बर्बाद कर देता है। वो खुद पर शक करने लगता है। उस छात्र की सालों की तपस्या, उसकी नींद, उसके परिवार की उम्मीदें, सब कुछ एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण दांव पर लग जाती हैं। और इसमें एक और बड़ा खतरा छिपा है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो मान लीजिए कोई छात्र आर्थिक प्रमाण को देखकर सच में प्रमाण या साक्ष्य पर उत्तर लिख देता है, जबकि मूल अंग्रेजी प्रश्न प्रभाव पूछ रहा था। हाँ, जो हमने पहले डिस्कस किया था। मूल्यांकन करने वाला प्रोफेसर तो उसे 0 अंक ही देगा। हाँ। वो प्रोफेसर ये नहीं देखेगा कि अनुवाद की गलती थी। इस तरह से सिस्टम की गलती की सजा वो होनहार छात्र भुगतेगा जिसने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी है। राज्य के सबसे मेधावी युवा ऐसी परीक्षाओं में बैठते हैं। ये बात सच में झकझोर देने वाली है। ये वो मेधावी युवा हैं जो भविष्य में राज्य के जंगलों, जमीनों और संसाधनों को माफियाओं और तस्करों से बचाने का काम करेंगे। अगर चयन प्रक्रिया का पहला ही कदम इतना खोखला और बेपरवाह होगा तो उन युवाओं का इस व्यवस्था से ही विश्वास उठ जाएगा। और जब विश्वास टूटता है ना, तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इस तरह की लापरवाही योग्य अभ्यर्थियों के मनोबल को सीधे तौर पर तोड़ती है। लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं राज्य का संवैधानिक चेहरा होती हैं। उनका काम केवल परीक्षा लेना नहीं है, बल्कि यह साबित करना है कि राज्य अपने नागरिकों की योग्यता का सम्मान करता है। सही बात है। जब सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय तक लिखा जाता है तो ये केवल एक शब्द की गलती नहीं होती, ये इस बात का प्रतीक बन जाता है कि सिस्टम को अपनी ही संस्थाओं की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है। तो अब जब हमने इस पूरी प्रक्रिया और इसकी खामियों को समझ लिया है, तो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के रूप में कुछ बेहद सीधे और चुभने वाले सवाल पूछने का वक्त आ गया है। इस पीपीटी और अखबार की कटिंग ने जो सबूत सामने रखे हैं, उनके आधार पर झारखंड सरकार और जेपीएससी को कटघरे में खड़ा करना अनिवार्य हो जाता है। और ये सवाल जवाबदेही तय करने के लिए बहुत जरूरी है। जब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक ऐसी संस्थाएं सुधार की दिशा में कदम नहीं उठाएंगी। मेरा पहला सवाल ये है कि एसीएफ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के प्रश्न पत्र सेट करने की जिम्मेदारी आखिर किसे दी गई थी? क्या वे लोग सच में उस विषय के विशेषज्ञ थे, या ये काम किसी बाहरी अनुभवहीन एजेंसी या ठेकेदार को आउटसोर्स कर दिया गया था? और इससे जुड़ा दूसरा सवाल उस तकनीक का है। हिंदी अनुवाद के लिए किस अत्यंत घटिया और पुराने सॉफ्टवेयर या एजेंसी का इस्तेमाल किया गया? आज के समय में जहां तकनीक इतनी विकसित है, ऐसी रद्दी तकनीक का उपयोग करना या तो किसी गहरे भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है या फिर एक ऐसी लापरवाही की ओर जिसे माफ नहीं किया जा सकता। और आखिरी लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हजारों छात्रों के भविष्य और उनकी मानसिक शांति के साथ हुए इस भद्दे खिलवाड़ के लिए आखिर किस अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब तक किसी बड़े अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं होती,
तब तक कमिटियां बनती रहती हैं और व्यवस्था वहीं की वहीं सड़ती रहती है। बिल्कुल। जेपीएससी को ये समझना ही होगा कि वो अधिकारियों को चुनने वाला आयोग है, उसे स्वयं के मानकों को भी अधिकारी स्तर का बनाना होगा। बिना जवाबदेही के कोई भी सिस्टम कभी नहीं सुधरता। ये केवल एक परीक्षा के रद्द होने या उसमें ग्रेस मार्क्स देने का मुद्दा नहीं है। ये उस गरिमा को वापस लाने की चुनौती है जो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं खो गई है। अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो हमारे सामने जो निष्कर्ष आता है वो किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। एक प्रतिष्ठित परीक्षा जिसका मकसद राज्य के संसाधनों की रक्षा के लिए बेहतरीन नेतृत्व खोजना था, वो बिना किसी इंसानी जांच के खराब मशीन ट्रांसलेशन और घोर प्रशासनिक लापरवाही के कारण एक मजाक बनकर रह गए। जी, करप्शन को मुक्तिचार बनाकर आयोग ने न केवल हिंदी भाषा का खून किया है, बल्कि इतिहास के पन्नों से छेड़छाड़ करते हुए हजारों छात्रों की उम्मीदों का भी गला घोट दिया है। ये एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है कि जब हम बिना सोचे समझे प्रक्रियाओं को मशीनों के हवाले कर देते हैं और मानवीय निगरानी को हटा देते हैं, तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। एकदम सटीक बात। अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए ये विश्लेषण एक ऐसा गहरा और शायद थोड़ा डराने वाला विचार छोड़ जाता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जी, आज के इस दौर में जहां हम हर चीज को ऑटोमेट करने, हर काम को मशीनों और एल्गोरिदम पर छोड़ने की एक अंधी हड़बड़ी में है, क्या हम अनजाने में एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां इंसानी समझ, विवेक और संवेदनशीलता की कोई जगह ही नहीं बची है? बहुत बड़ा सवाल है। जरा इस विरोधाभास पर गौर कीजिएगा। जब एक बेजान मशीन जिसमें न कोई भावना है, न संदर्भ समझने की क्षमता है और न ही इतिहास का ज्ञान है, वो मशीन हमारे समाज के सबसे काबिल और होनहार इंसानों की परीक्षा ले रही हो, तो असल में उस परीक्षा हॉल में फेल कौन हो रहा है? क्या वो पसीने से लथपथ घबराया हुआ छात्र फेल हो रहा है, या वो पूरी की पूरी व्यवस्था फेल हो रही है जिसने एक मशीन की स्पीड के आगे अपना दिमाग, अपनी जिम्मेदारी और अपनी इंसानियत गिरवी रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मशीनें नहीं दे सकती।